जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे एक और ख़बर कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो स्ट्राइक पे जा रही हैं। हुकूमती जो नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ उनका एहतजाज है। हमारे साथ इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है माहिर माशियात कैस असलम साहब। इनसे पूछेंगे कि ताजर बरादरी जो है वो हुकूमत से नालाक क्यों है और स्ट्राइक क्यों करने जा रही है। बात यह है जी कि जिस मुल्क में ताजर बरादरी स्ट्राइक पे चली जाए उसका माशी मुस्तकबिल बहुत अच्छा नहीं होता। असल में तो हुकूमतें जो हैं वो बड़े सनतकारों को तो शायद कोई मराते देती हैं, मगर वो ताजर बरादरी से और ज्यादा टैक्स लेना चाहती हैं। प्रोफेशनलों से टैक्स लेती हैं, सेल्स टैक्स लेती हैं। हालांकि ताजर बरादरी का हमें ये भी पता है कि वो टैक्स इकट्ठा करके हुकूमत को ट्रांसफर नहीं करते। मगर जब FBI सख्तियां करना शुरू करती है और शफाफत की तरफ जो हम चाहते हैं चली जाए तो ताजरों को तफ्शीश होती है। तो दोनों तरफ गलत हैं। एक तरफ हुकूमत जो है उसकी पॉलिसियां सही नहीं है माशी तौर पे, दूसरी तरफ ताजर भी अपना जो हक है मुल्क को तरक्की देने का और टैक्स देने का वो पूरी तरह अदा नहीं कर रहा है। पूरी तरह 37,000 या 40,000 बेसिक पे भी नहीं देते अपने मजदूरों को। तो स्ट्राइकों से ये बात नहीं चलेगी। मेरा ये ख्याल है कि गुफ्तो शनीद सही, मगर जब गुफ्तो शनीद हुकूमत ना माने तो फिर एक किस्म की स्ट्राइक की जाती है और उससे प्रेशर डाला जाता है। जल्दी हुकूमत इनको बुला लेती है। हाँ, लेकिन आखिर तो मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा और मुज़ाकरात कुछ हो भी रही। क्या खबर है आपके पास? जी मेरे पास इस वक्त तो स्ट्राइक की खबर है। मुज़ाकरात तो दो ही लोग हैं जो कर सकते हैं, एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर और एक FBR का चेयरमैन। और मेरा ख्याल है कि IMF के जो प्रेशर्स हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात किए हुए हैं उसके तहत हुकूमत इस दफ़ा जो है वो पीछे नहीं हटने लगी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो जो है वैसे ही नाराज हो गए हैं वो ताजरों की बातें सुन के तो वो मुज़ाकरात कैसे करेंगे? बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्टेड तो नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तो जब इलेक्टेड लोग होते हैं, स्पेशली पार्लियामेंट के मेंबर, उनको 4-5 साल के बाद झूठा सच्चा अवाम के पास जाना पड़ता है, तो वो बातें मान लेते हैं प्रेशर पड़ने की। मगर जब एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अनइलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो यहाँ से उठेंगे अपने वापस जिनेवा बैंक में चले जाएंगे? उनको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो मुल्क की आवाम को पड़ता है, मुल्क की मईशत को पड़ता है, कारोबारी लोगों को पड़ता अच्छा, ये जरा आवाम को समझने के लिए ये बताइएगा कि जो 37A है इसके मज़मरात क्या हैं, क्यों ताजर इससे ज्यादा परेशान है? देखें, बात ये है कि एक बात तो की FBR ने कि जो सैलरीड क्लास है उसके वो आसान कर दिए गोशवारे, मगर ट्रेडर क्लास का कोई आसान नहीं किया। अब जो कमिश्नर्स हैं और नीचे ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं और उन पावर्स को वापस नहीं लिया गया, तो वो फैसले कर सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं। उनमें से बहुत सारे जो हैं वो किकबैक्स भी लेते हैं। इसमें इनकम टैक्स के लॉयर्स का भी बड़ा हाथ है। तो जब ज़्यादा शफाफियत आने लगेगी तो फिर ना रिश्वतें दी जा सकेंगी, ना टैक्स एवेजन हो सकेगा। मगर इनके जो और फिर एक जो और बात है जो ताजर कहते हैं कि हमारे जो वो विद होल्डिंग टैक्स हैं वो तो वापस कर दो, वो भी नहीं किए जा रहे। तो नाला तो रहेंगे ना, कई मिलियन अगर पैसे फंसे हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, कारोबार नहीं हो सकता। मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप ज़्यादा शफाफियत और इसमें जुडिशल ऑफिसर्स को ज़्यादा मिलाएं और फिर ही चीजें ये चलेंगी। सही। और जो पावर ऑफ अरेस्ट दिया गया है इससे ज्यादा जो है वो ताजर बरादरी परेशान है। जी आई एग्री, पावर अरेस्ट पुलिस के अलावा किसी के पास नहीं होना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर ऑफ दिया है और वो पुलिस भी ऑफिसर रैंक पे। तो जब आप FBR को भी दे देते हैं पावर टू अरेस्ट, तो फिर कारोबार कैसे चलेगा? हाँ, जो टैक्स पेयर है और साथ जो है वो किसी बेज़ाब्ती की वजह से जो है वो अगर जेल चला जाए तो फिर उसके कारोबार का क्या फायदा?
जी बात, दूसरी बात ये है कि आप जो है अरेस्ट जब करते हैं, एफबीआर अरेस्ट करती है, उसको तो एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना, इसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पीनल कोड में भी है। उसकी जगह आप खुद ही अफसर बन गए और खुद ही फैसले कर रहे, जज भी हैं। तो दोनों काम जब आप करने लग गए हैं कि अरेस्ट भी करेंगे, तो अरेस्ट करना तो एजेंसी का काम है ना, वो एफबीआर तो एक कलेक्टर इदारा है, तो एजेंसी तो नहीं है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बेसिकली। इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, अपील कोर्ट में, कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, ये ऐसे पावर आर्मी को नहीं देता, तो ये कौन है एफबीआर वाले? अरेस्ट जो है वो इनका काम, अगर समझते हैं कि गलत हुआ है तो एफआईआर दर्ज करें और वो सारा जुडिशियल प्रोसेस चले। और अगर ये कह रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसेस सही नहीं है या देर लगाता है, तो उसको बदले ना। आप सीधा सीधा एक ही अफसर को तो इस तरह गवर्नमेंट कैसे कारोबार भी चलाएगी और ताजर बरादरी को भी राजी रखेगी और टैक्स, तो फिर ये कैसे मसला हल होगा? देखें, बात यह है कि सिंपली हमारी हुकूमत या हुकूमतें जो हैं कोहर्जन में ज़्यादा, प्रेशर में ज़्यादा बिलीव करती हैं, गुफ्त शनीद में कम करती हैं, क्योंकि उस लेवल पे इलेक्टेड नहीं है। उस लेवल पे ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ टैक्टिक्स हों कि रिश्वतें ज़्यादा बढ़ा दी जाएं, फिर भी कारोबार नहीं चलेगा। एक खास लेवल तक तो कारोबारी रिश्वत दे सकता है। और ऊपर से जो है वो पेट्रोल भी बढ़ा दिया गया और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए डीजल भी बढ़ा दिया गया। तो इस सूरत हाल में ताजर कहाँ जाएगा? वो पेट्रोल महंगा डलवाएगा पेट्रोल, या फिर सेल टैक्स वाले मामलात भुगतेगा? जी, IMF ये चाहता है कि पाकिस्तानी कारोबारी हैं वो कारोबार छोड़ दें और फिर इंटरनेशनल कारोबारी हिंदुस्तान की तरह आएँ। वो जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, और आप उस पॉलिसी के तहत कर रहे हैं कि चीज़ें इतनी महंगी कर दें ताकि इस मुल्क के लोग ना नौकरी कर सकें, ना कारोबार कर सकें, और फिर इंतज़ार करें कि शायद अंग्रेज़ या अमेरिकन वापस आके या चाइनीज़ वापस आके आपको कोई कारोबार दे या आपको दे। सूरत हाल इस तरफ जा रही है। आप बेचना चाहते हैं, यहाँ के मदनियात भी, यहाँ का कारोबार भी, यहाँ की लोग भी, यहाँ की ज़मीनें भी, ये हमें पॉलिसी नजर आ रही है। यूटिलिटी तो महंगी हो रही है, यूटिलिटीज महंगी हो रही है, अल्टीमेटली पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा, तो बिजली के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, बाकी एनर्जी के जराये पे भी असर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी तो डिक्लाइन होगी। बेशक एफबीआर का टारगेट पूरा होगा या उसकी जो लेवीज कलेक्शन है वो होगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी तो कम होंगे हमारी। जी बिल्कुल कम होंगे। जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी कम होती है, लोगों की जेबों में पैसे भी नहीं रहते, तो चीज़ें आप सैलरीज को तो उस लेवल पे नहीं बढ़ा रहे, स्वाय अपने लोगों के जिनको मुफ्त पेट्रोल भी देते हैं, मुफ्त घर भी देते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो फिर दो ही सूरतें होती हैं ना, कि लोग या कारोबार छोड़ जाते हैं या मुल्क छोड़ जाते हैं, या फिर ये इस तरह एहतजाज करते हैं, जिससे भी मुल्क को सियासी नुकसान भी होता है और कारोबारी नुकसान भी होता है। आप अपने दोस्तों को दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं अभी पेट्रोल जो है वो मजीद बढ़ेगा? क्या आप प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना अभी मजीद जो है वो जिस टोटल जो सम हम पेट्रोल खरीदते हैं, आम आदमी खरीदता है, कितना महंगा और होगा? देखें, जो अभी तक फार्मूला था, जो आप लोगों को शायद नहीं पता था, वो ये था कि 1 लीटर 1.5 सेंट का बिकेगा। डॉलर अगर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा हो जाता था, डॉलर अगर सस्ता होता तो पेट्रोल सस्ता हो जाता था। अब मेरा ख्याल उसको $2 पे ले गए हैं। अच्छा, कि पेट्रोल अब $2 पे बिकेगा। वो फिर वही है कि अगर रुपया सस्ता होता है तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, रुपया महंगा होता है तो सस्ता होगा। और आपकी बात सही है कि ये बंधा हुआ है एक्सपोर्ट्स के साथ, वरना डॉलर तो कमाने पड़ेंगे। हम तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, हम अपनी कारोबार को बढ़ाने की बात करते हैं और साथ ही यूटिलिटीज को महंगा कर रहे हैं। देखें बात ये है कि ये जब फैसला कर लिया है कि हमने मुल्क की ज़मीन और मुल्क का पानी और मुल्क का मदनियात और मुल्क के लोगों को बेच के डॉलर कमाने हैं, तो फिर हमारी इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती।
फिर ये है कि इंडस्ट्री ने भी कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं इतने 50-60 सालों में की। टेक्सटाइल के अलावा एक्सपोर्टेबल तो तकरीबन कुछ नहीं है। बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, पेट्रोल बाहर से आता है। मगर आप देखें कि इस साल पिछले सालों के निस्बत बिजली की खपत, पेट्रोल की खपत, गैस की खपत 22-23% कम हुई है जी। तो फिर लोग वापस साइकिलों पे आ जाएंगे। लोग ऐसे उससे मौलियात भी बेहतर होगी और जो है हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। वो एक हालांकि इस मौसम में पता नहीं सेहत बेहतर होती है, मगर चोरी करेंगे ना, रिश्वतें देंगे, एक दूसरे पे डाके डालेंगे, वो माहौल आएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपका घर ना चले और फिर आप चाहें कि और आपके सामने मुफ्त बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लोगों को दे दी जाएं और मुफ्त पेट्रोल भी दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? उन्हीं की तरह फिर आप भी चोरी करेंगे। सही। अच्छा, एक हुकूमत जो है वो कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाना चाहती है और उसके लिए उन्होंने ऐलान भी किया है, कुछ कवानीन भी बनाए गए हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस पे जो है वो टैक्स जो है वसूल किया जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि किसी के पास कैश है तो वो उसको वाइट करने के लिए जो है वो 20% टैक्स दे, 2 लाख या उससे ज्यादा रकम, या फिर वाइट करने के लिए मजीद उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी? देखें, बात यह है कि ये बात तो सही है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो आसान भी होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, उसमें टैक्स भी कट जाता है। मगर इस मुल्क में जहां 80% लोग जो हैं वो टैक्स की शरह 6 लाख रुपए साल से नीचे कमाते हैं, वो कैश में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना। वो ये सारे असूल तो उनके लिए बनाए गए हैं ना जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, मगर उनको पता है कि हमने टैक्स कैसे बचाना है और कैशलेस सोसाइटी को ट्रांजैक्शंस को कैसे करना है। आप तो सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं जब बैंक से कैश निकाला जाए या बैंक में कैश डाला जाए, तो आप फिर उन्हीं को मार रहे हैं जो पहले से टैक्स लगा या तो कोई इंसेंटिव हो ना कैसा कि अगर कैश आप मिसाल के तौर पर 10 मिलियन या 20 मिलियन कोई कैश आप जमा करा रहे हो, उस पर इंसेंटिव हो, फिर तो लोग जोग जमा करवाएंगे। अगर कैश जमा कराने में पैसे कटेंगे तो कोई भी नहीं जमा करवाएगा, फिर तो बैंक वेले बैठ जाएंगे। देखें, बात यह है कि ये बहस एक और तरफ चली गई, जो है शरीयत कोर्ट का फैसला कि आप कमर्शियल बैंकों से पैसे निकाल के इस्लामिक बैंकों में रखें जी। वो हम आप मगर बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंसेंटिव तो दोनों जगह नहीं है। सेविंग अकाउंट्स, मगर एक अकाउंट है जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं जिनको हम खास डिपॉजिट सर्टिफिकेट कहते हैं, डिफेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो फिर ख्याल ये है कि उसमें अपने पैसे जमा करा लीजिए ताकि प्राइस बॉन्ड ले लिए जाएंगे फिर, या फिर बोरियों में बंद करके पैसे लेके जाए और लेके जाएंगे लोग। फिर डॉलरों का कारोबार होगा। आजकल आप देख नहीं रहे कि डॉलर नहीं बिक रहा, ओपन मार्केट में बहुत महंगा हो गया है क्योंकि छुपा लिया लोगों ने। उनको पता है कि ये जिस तरफ जा रहे हैं, लोगों को अपने बच्चों की फीसों देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बार बार हमें याद कराता है कि हम तारीख की बहुत कम सतह पे महंगाई को लेके आए हैं और आवाम को बहुत रिलीफ दे रहे हैं, वो कहाँ है रिलीफ? देखें, कल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने खुद कहा है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स झूठ बोलता है। अच्छा, खुद कह दिए जी, खुद पब्लिकली कह दिया है कि वो झूठ बोलता है। अब मिनिस्टर अगर अपने ही एक अदारे को कह रहा है झूठ बोल रहे हैं, तो फिर हम क्या किस चीज पे यकीन करें? मगर मेरा ये ख्याल है कि ब्यूरो सच बोल रहा है और मिनिस्टर को वो परेशानी हो रही है कि वो सच बोल दिया उन्होंने। सही। अच्छा, चीनी की कीमतों को क्या देखते हैं कि ये मजीद बढ़ेंगी या मतलब अगर 135 रुपए पे गवर्नमेंट इसको रखना चाहती थी तो फिर ये 200 पे कैसे पहुंच गई? एक्सपोर्ट किसने की, एक्सपोर्ट क्यों की गई और फिर अब इंपोर्ट की नौबत आ गई, तो इसमें किसने अपना जो है वो हाथ साफ किया? देखें, बात यह है कि अल्टीमेटली तो जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में हो या सियासतदान हो, उन्हीं ने अपना हाथ साफ किया। ये सारी जो चीनी की मिलें हैं वो सियासतदानों की है ना, और वो ज्यादातर वो हैं जो हुकूमत में हैं या हुकूमत के साथ हैं। तो फिर किसान को भी मारते हैं गन्ना के पैसे कम देके या देर से देके, और अब
वही माफिया जो है हुकूमत के साथ मिलके जो है वो, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में चीनी का बुरान आया ही है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी आया था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उतार चढ़ाव रहेगा, और चीनी, और ये इससे पहले जो थी मोहसिन नकवी की पंजाब की हुकूमत, या शहबाज शरीफ की फेडरल की पीडीएम की हुकूमत, चीनी का बेच देना और फिर खरीद लेना, ये इतने बेवकूफ तो नहीं है कि ये गलतियां कर रहे हैं बार बार। इनको पता है कि किसके घर जाना है ये पैसा। बाकी ये है कि अब आवाम फैसला कर ले कि उसने चीनी कम इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, या उसकी जगह शहद करना है, या और वैसे भी अवाम को चीनी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, शुगर का मर्ज बढ़ है। हुकूमत को तो ये मशवरा होगा अवाम को। जी यही मशवरा है कि ये मिठाई कम खाएं, एक दूसरे को घरों में मिठाई कम भेजें। मगर जिन लोगों ने करप्शन की हुई है और अमीर लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है चीनी के या पेट्रोल के महंगे होने से। उनके फिर भी पैसे बन रहे हैं, पेट्रोल पंप वालों के पैसे बन रहे हैं, वो जो पेट्रोल डिलीवर करते हैं लॉजिस्टिक्स, उनके पैसे बन रहे हैं, एंड सच फोर्थ। चीनी का भी यही हाल है। तो इसलिए मैं तो हैरान नहीं होता ये उतार चढ़ाव के। ये इसको हम इन हाउस ट्रेडिंग कहते हैं, जो दुनिया में इलीगल है, पर शायद हमारे भी इलीगल हो। मगर जब मैंने आपसे कहा कि आप ही पकड़ने वाले हों, आप ही सालिस हों, आप ही जज हों, तो फिर अवाम का कोई हाल रहता नहीं है। असल तो ट्रांसपेरेंसी का मसला है, असल तो अकाउंटेबिलिटी का है। आज तक किसी को सजा ही नहीं मिली इन सारी चीजों में, तो फिर ये काम होते रहे। जी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक नई जो है वो फोर्स बनाई गई है जो कम्युनिटी प्राइस को है वो मॉनिटर करेगी। तो क्या वो कम्युनिटी प्राइस को मैनेज कर सकेगी क्या, या रवायती तौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है खत्म कर हो सकेगी इस तरह से? देखें, जो मर्जी फोर्स बना दें, अगर उनको उन्हीं रूल्स के तहत बनाया है कि अब आपको कोई निकाल नहीं सकेगा, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकेगा, और किसको करेगा, तो उसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नाम एक और दे दिया है, तो वो भी वही काम करेंगे कि जिससे पैसे इकट्ठे करने हैं उसको पकड़ लेंगे। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले शायद पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो ये ऐसी ही एक एफबीआर के लोग गए थे लिबर्टी मार्केट, तीसरी दुकान में उनकी ऐसी पिटाई हुई कि चौथी दुकान में नहीं घुसे। तो देख लेते हैं हम कि कमजोर को ही पकड़ेंगे ना, ताकतवर को कैसे पकड़ेंगे। सही। तो आपके ख्याल में ये जो रवायती जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जिसका सामना हमें हर सीजन में करना पड़ता है, वो इस फोर्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर हमने पुलिस में भी तो कई फोर्सेस बनाई हैं ना, तो नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये तो हुक्मरानों और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, ये उनकी ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी या जिसको नीयत पे है कि अगर वो चीजें ठीक करना चाहते हैं तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। उनको पता है कौन चोर है, उनको पता है कौन ऑनेस्ट आदमी है, कौन बिजली का बिल ऑनेस्टली देता है। जो ऑनेस्टली देते हैं उनको वो बिल भी आ जाते हैं जो लोग चोरी करते हैं। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये मुल्क इसी हालात में चलता रहेगा या अच्छा, जो अवाम की जरूरत की अशिया खुर्दनोश है, जैसे उसमें चीनी बड़ा अहम है, एक हिस्सा है जिसका, और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो क्या आपके ख्याल में जो गंदम का रेट इस वक्त स्टेबल है, क्या प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि क्या चीनी के रेट के साथ साथ गंदम के रेट के साथ भी कोई हाथ होने वाला है? जी देखें, बात यह है कि गंदम पिछले साल से कम पैदा हुई है, और जो पैदा हुई वो बारिशों की नजर हो रही है। तो जब उसकी सप्लाई कम होगी तो या आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी या उसकी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। सही। अभी भी तो रोटियों की कीमतें वो जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 2 रुपए की बिकेगी, अभी भी तो 14-15 रुपए की बिक रही है ना, वो 20 तक भी गई। तो ये होगा जिस मुल्क में सब पेट्रोल से, चीनी से, टैक्स से ये चीजें बंधी हुई हैं, जैसे वो बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा और कीमतें भी बढ़ेंगी।
सही। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज है, समंदर पार पाकिस्तानी जो है उनकी जो रिकॉर्ड तरसीलात जो है वो वसूल हो रही हैं, इस ट्रेंड को कैसे देख सकें? ये महंगाई में इजाफे की वजह से हो रहा है या कोई और फैक्टर आपको लग रहा है? देखें, ये लोग जो हैं ये अपने खानदानों को पैसे भेजते हैं, और जब खानदान कहे कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो वो ज्यादा भेज देते हैं। दूसरी बात यह है कि अब कुछ सालों से हुंडी के कारोबार पे कुछ इंटरनेशनली भी और लोकली भी उसको रोका गया है, तो बैंकों के जरिए ये पैसे आने शुरू हुए हैं। ये 28 बिलियन से 32 बिलियन तक चले गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने ये यंग लोगों को, यूथ को कई चीज़ों में ट्रेन करके, ट्रेन ऑपरेटर, नर्सेज, इस किस्म की स्किल्स देके बाहर भेजना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा, अगर आप चीज़ें नहीं पैदा कर सकते तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बाहर करवा दें, ताकि ये पैसा और आए और जो है लोगों का घर भी चले और मुल्क को भी पैसा मिले। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा एक मेजर सोर्स ऑफ डॉलर कमाने का है, इसको बढ़ाना चाहिए। सही। स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है, लेकिन जो है वो आवाम रिलीफ से फिर भी जो है वो उसको नहीं मिल रहा। बेशक स्टॉक एक्सचेंज 1,40,000 पॉइंट जो है वो क्रॉस कर ले, उसने पेट्रोल जो है वो महंगा लेना है और महंगी बिजली इस्तेमाल करनी है और चीनी भी महंगी मिलेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस कंपनी की जो हैसियत है उसकी जो कदर है उसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। आवाम के जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं, भले वो चीनी की सूरत में हो, पेट्रोल की सूरत में हो, बिजली की सूरत में हो, और उसको तो इस खौफ से जो है शायद नींद ना आती हो कि 200 यूनिट से ऊपर 1 यूनिट भी अगर ऊपर हो गया तो उसका जो है स्लैब और टैरिफ चेंज हो जाएगा और अगले 6 महीने तक उसी टैरिफ को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कैस असलम साहब, उन्होंने तफसीली जिक्र किया मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हड़ताल का ऐलान है 19 जुलाई को, और उस हवाले से हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात हो, लेकिन ताजर बरादरी का कहना यह है कि FBR को बिला वजह जो है वो ऐसे इख्तियारात दे दिए गए हैं, नाजायज़ इख्तियार दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से ताजर बरादरी जो है वो परेशान है। और इसके अलावा जो कैशलेस इकानमी का ख्वाब पूरा करने के लिए कैश जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर टैक्स, जो मुजवजा टैक्स है उसके हवाले से भी कंसर्न है ताजर बरादरी के कि जो माइनर मार्जिन वाला बिजनेस है वो ठप होकर रह जाएगा, इकानमी सुकड़ जाएगी और जो हमारी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत कहीं चलती है वो भी उसका पहिया भी रुक जाएगा और ओवरऑल जो है बेरोजगारी बढ़ेगी और मईशत जो है वो बुरी तरह जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।